लड़का जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है, जो ऑटो रिक्शा चलाया करता है, स्कूल में बच्चों को छोड़ने और लेके आने का उसका काम हुआ करता है। दोस्तों, आज यहाँ पर वो अपनी बहन की शादी की तैयारियों में लगा होता है और कुछ सामान परचूने की दुकान से उस रिक्शे में भरकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक भीड़ को देखता है तो वहाँ साइड में अपने रिक्शे को लगा देता है। वहाँ पर देखता है कि एक महिला जो खून से लथपथ हुई पड़ी है और वो यही कह रही है कि मुझे बचा लीजिए, मेरी छोटी सी बच्ची है, उसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है, अगर मैं मर गई तो मेरी बच्ची की देखरेख कौन करेगा। दोस्तों, वहाँ पर लोगों की भीड़ में से भी कोई भी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं होता। वहाँ पर बातचीत तो बहुत सारे लोग बना रहे होते हैं, जिस गाड़ी को रुकवाया जाता वही वहाँ से बहाने बनाकर निकल जाती। अब यहाँ पर इस लड़के को काफ़ी देर वहाँ पर खड़े खड़े हो जाते हैं और ये लड़का खुद कहने लगता है कि मेरी जो रिक्शा है इसमें कुछ सामान रखा हुआ है, सामान को उतरवा दीजिए, मैं इनको हॉस्पिटल पहुँचा देता हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों की मदद से वो सामान उतरवा दिया जाता है। उसके बाद एक महिला इनके साथ बैठती है और बैठकर उस महिला को लेकर सीधे ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल होता है। दोस्तों, वहां जाकर इसका इलाज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये लड़का वापस आता है तो इसका जो सामान वहां पर रखा हुआ था उस सामान को कोई और ही ले जाता है, यानी कि वो सामान वहां से चोरी हो जाता है। दोस्तों, अब तो इस लड़के के हाथों पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि बहन की शादी के लिए जैसे तैसे करके ये 80,000 रुपये का सामान लेकर आया था, आज वो सामान भी चोरी हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद इस लड़के के जीवन में जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के बनारस की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर राम सागर नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 32 साल होती है। दोस्तों, मई 2021 का वाकया होता है, जब ये अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ से सामान लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। जो बीच का डिस्टेंस होता है लगभग 30 किलोमीटर का होता है और लगभग ये 14-15 किलोमीटर आगे जा चुका होता। तभी रोड पर एक महिला को देखता है जिसका नाम मुस्कान होता है, उम्र लगभग 30 साल होती है। दोस्तों, इस महिला के सर से खून बह रहा था, हाथों से पैरों से हर जगह से खून बह रहा था, लेकिन यहाँ पर इस महिला को कोई भी हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए तैयार नहीं था। ये महिला बार बार यही गुहार लगा रही थी कि मेरी एक छोटी सी 4 साल की बच्ची है, अगर मैं मर गई तो मेरी बच्ची की देखरेख कौन करेगा। आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। ये महिला स्कूटी पर आई थी और इसकी जो स्कूटी है वो भी टूट गई थी, हेलमेट भी आधा टूट गया था, बुरी तरह से ये खूनम खान पड़ी थी। अब यहाँ पर जो ये लड़का राम सागर होता है चारों तरफ देखता है, कोई भी इसे सहारा नहीं दिखता, तो फिर ये लोगों से कहता है कि मेरा सामान इस मेरी गाड़ी में से उतरवा दीजिए और मैं इस महिला को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। दोस्तों, वो लड़का उस सामान को वहीं पर उतार देता है और फिर यहाँ पर इस महिला मुस्कान को अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधे हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाता है। इसके साथ एक महिला भी जाती है। दोस्तों, जब ये लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहां पर डॉक्टर साहब फटाफट ही चेकअप वगैरह में लग जाते हैं। फटाफट ही वो ये कहते हैं कि इनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, इनको खून की ज़रूरत है। तो जो राम सागर होते हैं वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आपको जितनी ज़रूरत है मेरा खून ले लीजिए। दोस्तों, उसके बाद यहाँ से उनके 1 यूनिट खून लिया जाता है और 1 यूनिट वो महिला जो होती है वो भी देती है। यूनिट खून यहाँ पर उस महिला को चढ़ा दिया जाता है और यहाँ पर जो उनके चोटें वगैरह थी उनमें टाँके वगैरह भर दिए जाते हैं और यहाँ पर महिला का इलाज होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, 2-3 घंटे के बाद यहाँ पर जो लड़की होती है मुस्कान, उसके माता पिता भी आ जाते हैं और माता पिता जब अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखते हैं तो माता पिता भी हालत को देखकर दंग रह जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हमारी बेटी की हालत ऐसे कैसे हुई। और जब डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं तो डॉक्टर साहब उनको यही कहते हैं कि अगर ये यहाँ पर इनको टाइम पर नहीं लेकर आते तो शायद हम आपकी लड़की को नहीं बचा पाते, 15 मिनट देरी और हो जाती तो आपकी लड़की मर जाती। दोस्तों, यहाँ पर माता पिता जब इस बात को सुनते हैं तो जो माँ होती है वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। काफ़ी देर बाद उसे होश में लाया जाता है और जब मैं होश में आ जाती है तो इस लड़के राम सागर का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, इधर उस महिला का भी धन्यवाद करती है। दोस्तों,
अब यहाँ पर राम सागर जो होता है वो यहाँ इनसे ये कहकर जाने लगता है कि मेरा सामान रास्ते में रखा हुआ है, मुझे अपने सामान को भी वहाँ से लेना, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो मेरा ये नंबर ले लेना और इस पर फ़ोन कर देना, मैं फिर से वापस आपके पास आ जाऊँगा। जो माँ होती है वो नंबर ले लेती है और उसके बाद यहाँ से ये राम सागर सीधे उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर इसका सामान रखा हुआ था। लेकिन वहाँ जाकर जो दृश्य देखता है इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ पर तो इसका सामान होता ही नहीं। जिन लोगों को ये कहकर आया था कि मेरा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, वही लोग कहते हैं कि आपका तो दोस्त आया था, आपने फ़ोन पर उससे बात भी की थी कि आपका दोस्त आपके सामान को लेकर गया है। दोस्तों, अब ये राम सागर समझ जाता है कि तेरे साथ में अब यहाँ पर बहुत कुछ गलत हो चुका है, तेरा सामान चोरी हो चुका है। अब ये रोने लगता है। रोते हुए फिर वहाँ से वो सीधे अपने घर की तरफ जाने लगता है। अपनी बहन से मिलता है तो बहन भी ये पूरा वाक़या सुनकर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है। बहन भी करे तो क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर पाती। दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही उसी लेडीज़ यानी मुस्कान का फ़ोन इसके फ़ोन के ऊपर आता है और मुस्कान यहाँ पर इससे कहने लगती है कि तुम कैसे हो। तो यहाँ पर जो राम सागर होता है वो ये कहने लगता है कि मैं तो ठीक हूँ। फिर यहाँ पर मुस्कान कहती है कि मैंने सुना है कि आपका वो सामान चोरी हो गया है। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ वो सामान चोरी हो गया है। मुस्कान कहती है कि आप मुझसे मिलने के लिए एक बार हॉस्पिटल में आ जाना। मुस्कान इस लड़के को, राम सागर को, अपने हॉस्पिटल में बुलाती है। वहाँ पर उसके चारों तरफ पट्टियाँ लगी होती हैं और मुस्कान जब यहाँ पर राम सागर को देखती है तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। कहती है कि अगर आप नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। लेकिन यहाँ पर राम सागर उससे यही कहता है कि ये सब भगवान की करनी है, भगवान ने शायद मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा होगा। दोस्तों, मुस्कान अब यहाँ पर राम सागर का बार बार धन्यवाद करता। अब यहाँ पर मुस्कान उस लड़के को 1 लाख रुपए का वो लिफाफा देने लगती है। तो यहाँ पर ये लड़का साफ मना करने लगता है और कहने लगता है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकता। लेकिन मुस्कान उससे कहने लगती है कि जो आप सामान लेकर आए थे वो भी आपका करीब 80,000 का था, आप यहाँ पर दोबारा से सामान खरीद लेना, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो मिले या ना मिले, आप ऐसा करना, अपनी बहन की शादी आराम से करो। यहाँ पर ये लड़का बार बार मना करता है। लेकिन यहाँ पर इस लड़की की माँ भी इसके ऊपर दबाव देती है कि बेटा ले लो, हमारे पास धन दौलत की कमी नहीं है। जो मेरी ये बेटी है ये भी प्राइमरी टीचर है, इसकी भी 45,000 तनख्वाह है और जो इसका पापा है वो रिटायर्ड टीचर है, उसकी भी काफ़ी अच्छी पेंशन आती है। हमारे पास धन दौलत की कमी नहीं है, बेटा आप ले लो, आपका कामकाज चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये राम सागर ना चाहते हुए वो 1 लाख रुपए लेकर जाता है और लेकर सीधे अपनी बहन को जाकर दे देता है और कहता है कि बहन इन्हें रख लेना, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन पैसों का यूज करेंगे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है, शायद पुलिस वाले यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। दोस्तों, पुलिस वाले भी यहाँ पर इस काम को बड़ी गहनता से लेते हैं और इसमें कार्रवाई करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वाले 3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जिसमें 2 लोग नशेबाज होते हैं और एक ऑटो चालक होता है जिसे 4,000 रुपये में ये लोग अपने साथ बहका कर ले गए थे कि हमारा सामान है, हमारे दोस्त का सामान वहाँ से हमें लेकर आना है। जबकि ऑटो चालक को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता होता। यहाँ पर उस ऑटो चालक को पुलिस वार्निंग देकर छोड़ देती है, बाकी इन 2 लोगों को गिरफ्तार कर देती है और फिर यहाँ पर जो सामान होता है उसे बाइज्जत राम सागर के घर पहुँचा दिया जाता है। जब सागर ये सामान अपने घर देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर यहाँ पर उन 1 लाख रुपयों को लेकर उसी हॉस्पिटल में पहुँच जाता है जहाँ पर मुस्कान बेड पर होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर मुस्कान के हाथों में उन पैसों को देने लगता है और कहने लगता है कि ये लो, मुझे अब आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरा सामान मुझे वापस मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर मुस्कान कहती है कि नहीं नहीं, ये पैसे तो आपको लेने ही होंगे, ये हमारी तरफ से आप अपनी बहन का कन्यादान समझना, ये पैसे आपको शादी में लगाने होंगे। लेकिन यहाँ पर जो राम सागर बार बार मना करता है कि मैं ऐसा पैसा नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पर मुस्कान दबाव देती है और यहाँ पर उसकी माँ भी उससे कहती है कि बेटा रख लो, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी और इन पैसों से तुम्हारी बहन की शादी आराम से हो जाएगी। बाकी तुम चिंता मत करना, अगर कुछ और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम आपका सहयोग करेंगे और हम आपकी बहन की शादी में ज़रूर आएंगे। दोस्तों, अब धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। ये लड़का उन पैसों को ले जाता है क्योंकि इसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इसकी ईमानदारी इसके आड़े आ रही थी कि ये पैसा नहीं लेना चाहता था। दोस्तों, अब यहाँ पर उन पैसों से ये कुछ और सामान, फ्रिज, टीवी वगैरह, कुछ फर्नीचर वगैरह, कुछ सोने के सामान वगैरह भी खरीदता है और बहन की शादी में मात्र अभी 5 दिन बचे थे। तो यहाँ पर जो मुस्कान होती है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाती है और जिस दिन शादी होती है उस दिन सीधे राम सागर के घर पहुँच जाती है।
वैसे फ़ोन पर तो हर दिन वो राम सागर से बातचीत किया करती, किस सामान की कमी रहेगी, कौन से सामान की अभी और ज़रूरत है, ये सब बातें यहाँ पर राम सागर से होती रहती। अब यहाँ पर शादी का दिन आ जाता है, जो मुस्कान होती है वो भी और उसकी माँ भी उस शादी में आ जाते हैं। बड़े ही अच्छे से धूमधाम से ये शादी होती है, और जब शादी होकर इसकी बहन इस घर को छोड़कर जाने वाली होती है तो बहन भागकर भाई के गले लिपट कर रोने लगती है, और भाई भी मानो ऐसे लिपट कर रो रहा था कि अब उसका सब कुछ उससे लूट ही रहा है, सब कुछ छीन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस भाई की एक 7 साल की बेटी भी होती है। राम सागर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसकी बहन उसे छोड़कर जा रही होती है। तो यहाँ पर जो मुस्कान होती है वो उस बहन से कहती है कि सबको एक दिन जाना होता है, तुम टेंशन मत करो, तुम्हारा भाई भी अच्छे से रहेगा। दोस्तों उसके बाद जो बहन होती है सीधे अपनी ससुराल चली जाती है, और इधर जो मुस्कान होती है काफ़ी देर तो यहाँ पर बैठती है, उसके बाद वो भी अपनी माँ को लेकर अपने घर चली जाती है, और राम सागर बिल्कुल अकेला सा हो जाता है। तो मुस्कान उससे बातचीत करने लगती है, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इन दोनों की बातचीत इस तरह से आगे बढ़ने लगती है, और लगभग 5 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। मई 2021 में ये शादी होती है, और अब यहाँ पर लगभग 5 महीने का समय और बीत चुका था। दोस्तों एक दिन मुस्कान फ़ोन करती है और राम सागर से कहने लगती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राम सागर हक्का बक्का रह जाता है, वो कहता है कि मैडम क्यों मजाक कर रही हो, मैं गरीब आदमी हूँ, भला रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति एक प्राइमरी टीचर से कैसे शादी कर सकता है। तो यहाँ पर वो मैडम उससे कहती है कि क्यों नहीं कर सकता, जब रिक्शा चलाने वाला मेरी मदद कर सकता है, उन गाड़ियों वालों के बीच में जाकर किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, कोई मुझे उठाकर हॉस्पिटल नहीं लेकर गया, तो क्या मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती जिसने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई है। आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूल सकती, और मैं आपके साथ अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर राम सागर भी तैयार हो जाता है, और जब मुस्कान अपने माता पिता से बातचीत करती है तो माता पिता यहाँ पर कहने लगते हैं, मुस्कान तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो गई है, तू इस तरह से अपने स्टेटस के बारे में भी नहीं सोच रही कि तू किस तरह से उस लड़के से शादी करेगी। हालांकि मुस्कान की काफ़ी दिन पहले शादी हो चुकी थी, शादी के बाद उसको जब एक बच्ची हुई थी तो जो उसका पति होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसे प्रताड़ित करने लगता है और शराब वगैरह पीकर हर दिन उसे मारा करता। फिलहाल यहाँ पर मुस्कान का तलाक भी उससे हो चुका होता है, लड़की भी इसी के साथ होती है, 5 साल की इसकी लड़की होती है। दोस्तों अब यहाँ पर मुस्कान और राम सागर, जो यहाँ पर मुस्कान के माता पिता हैं, उनकी नाराज़गी होती है, और उनकी नाराज़गी के बावजूद भी साल 2022 में एक दूसरे के साथ ये पति पत्नी वाले बंधनों में मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। दोस्तों शादी करने के बाद एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, और साल 2025 आ जाता है, और साल 2025 में इनको एक बेटा होता है। जैसे ही बेटा होता है तो इनके घर में खुशियों का ठिकाना नहीं होता। 2 बेटी पहले से होती हैं और एक बेटा ये हो जाता है। तो यहाँ पर जो माता पिता की नाराज़गी थी वो भी दूर हो जाती है। माता पिता ढोल नगाड़ों से बधाइयाँ लेकर इसके पास पहुँच जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद ये पूरा का पूरा परिवार एक हो जाता है। इधर जो इसकी बहन होती है वो भी अब यहाँ पर एक बच्चे को जन्म दे चुकी होती है, उसके परिवार में भी बहुत सारी सुख शांति होती है। हर तरह से इनका जीवन मानो सफल हो चुका है। दोस्तों इनका जीवन बहुत बेहतर तरीके से कटने लगा है। आज ये सभी के सभी लोग खुश हैं और अपने जीवन को बड़े आराम से आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी ऐसी कहानियाँ भी हमारे समाज के बीच में हो जा रही हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो रविंद्र यादव का आता है। वो लिखते हैं, राम नाम की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों माला सोनी लोधी जी लिखते हैं, जय श्री राम जी। उसके बाद प्रेमचंद शर्मा जी हमें लिखते हैं, राम राम भाई साहब, बहुत सुंदर कहानी सुनाई है आपने, बहुत अच्छा लगता है आपकी कहानी सुनकर, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेंद्र पाल मिस्त्री जी हैं, वो लिखते हैं, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, आप बहुत अच्छी कहानी हमें सुनाते हैं, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता शर्मा जी लिखती हैं, जय श्री राम सुनीता जी।
कुमार केसी जी, जय श्री राम कुमार जी। रानी लिखती हैं बहुत मार्मिक स्टोरी, वेरी नाइस, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल रावत हमें वेरी नाइस लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस वीडियो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों दिनेश जाखड़ जी वेरी नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्यूम अंसारी जी, वो भी हमें यस लिख के 700 कुछ लिख के देते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से सभी लोग हमें कमेंट करते रहें, हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम यहाँ पर आपके बीच जो कहानियाँ लेकर आते हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखाकर ज़रूर जाती हैं। हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक हमारी कहानियों को सुनें और अच्छे से इन कहानियों को दोस्तों के साथ भी साझा करके जाएं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल जरूर रखें, परिवार के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।